हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमंत शाह, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। जैसे आप सब लोगों को अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ आई होगी कि दिवाली जस्ट कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर एसबीआई के बारे में आप वैकेंसीज़ को लेके थोड़े से चिंतित थे कि सर एसबीआई क्लर्क 2023 में क्या होने वाला है, कब आने वाली है। तो फाइनली आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो चुका है। और ऐसे ही समझिएगा कि एक दिवाली के ऊपर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे के रखा है। एक नया साल है, एक नई होप के साथ आपको एक नई शुरुआत करने का अगेन एक अच्छा सा मौका मिला है, बराबर। तो फाइनली आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था, जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को आगे भी बता के रखा था कि कहीं ना कहीं दिवाली के बाद कहीं ना कभी वैकेंसी डिक्लेयर हो सकती है। अभी जस्ट दिवाली गया और उसके 2 दिन के अंदर ही वैकेंसी आ गया, तो इससे बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे पहले तो मैं हेमंत शाह आप सब लोगों को मेरी ओर से, आप सारे बच्चों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एज वेल एज़ हैप्पी न्यू ईयर। और यही दुआ करेंगे, माँ लक्ष्मी से यही दुआ करेंगे कि आने वाले साल में 2023-24 के अंदर जितने भी बच्चे ये सेशन को देख रहे, उन सारे बच्चों को एक बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिले, अपना करियर अच्छा सिक्योर करे, ताकि आने वाले 2024 की दिवाली है वो उसकी बहुत ज़्यादा रंगीन बने। तो यही दुआ आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे और आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे, बराबर। तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके सामने है, न्यू ईयर है विथ नई होप के साथ। बोलते हैं ना, नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। तो यही नई उम्मीद की किरण बन के आया है आपके लिए यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को एसबीआई का ये जो अभी वैकेंसी निकला है क्लर्क, जिसको हम लोग जूनियर एसोसिएट भी बोलेंगे, उसके ऊपर बहुत डिटेल में हर चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा। ये वैकेंसी है क्या, कहाँ से फॉर्म भरना है, कहाँ से हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म जब आप फिल करोगे तब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बराबर। काफ़ी सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे। ये फॉर्म कौन भर सकता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर तो मैं बाद में लेटर स्टेज पे एक बहुत अच्छा सेशन लेने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करना है। लेकिन आज के सेशन का जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको इस वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करना है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिना वेट किए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट, यानी कि वही हमारा क्लेरिकल का वैकेंसी है 2023 का, बराबर। चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, धमाकेदार वैकेंसी है। अगर आप 2022 के साथ कंपेयर करोगे तो लगभग मुझे याद है 2022 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लगभग 5-5.5 हज़ार वैकेंसी थी। और उसके कंपेयर में अगर आप इस 2023 की वैकेंसीज़ को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो 8,283 प्लस, लगभग 8,500 वैकेंसी। और एज बीइंग अ मैथ्स एजुकेटर अगर परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करूं तो लगभग आपको 60% का जंप मिला है। मोर 60% से भी ज़्यादा वैकेंसीज है, बराबर। तो बहुत अच्छी मान के चलिए आपके साल की शुरुआत हो चुकी है, बराबर। बस अब आपको ठान के बैठना है, कुछ भी करके बस इस बार आर या पार ये वाली लड़ाई हमें लड़नी है, बराबर। और देखो भाई, जिनको करना है, मैं तो इतना बच्चे को ऑलवेज बताता हूँ और आज भी वही चीज़ बात करूँगा आपके साथ। क्या, अगर आपको बैठना है तो बैठने के लिए एक चेयर चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ पसर के बैठना हो तो 2 ले लो। 8,283 बिल्कुल कम वैकेंसी नहीं है। जिनको तैयारी करनी है उनके लिए, बाकी जिनको तैयारी नहीं करनी है, जिनको बस नेगेटिव बातों में लेके ही रहना है, उनके लिए तो 8,000 की जगह अगर 80,000 वैकेंसी भी कर देंगे ना तो भी उसको कम ही लगेगा। तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई आपको बैठना है तो एक चेयर चाहिए। तो इसमें से क्या मैं अपनी इतनी काबिलियत नहीं बढ़ा सकता हूँ कि 8,250 जितनी जो भी चेयर पड़ी है उसमें से एक चेयर मुझे मिले। बस हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना है और ये बढ़ाने का यही आपके पास राइट टाइम है। सब कुछ छोड़ के आपको लगना पड़ेगा, बराबर। तो इतनी सारी वैकेंसीज, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता।
बराबर। तो अब इनके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में जानेंगे कि सर ये वैकेंसीज है, तो सबसे पहले तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, हर चीज़ें मैं बताऊँगा, टेंशन मत लेना। फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे, सर मैं कैसे फिल करूँगा, कौन से स्टेट से फिल करूँ, हर चीज़ों पर डिस्कशन होगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, बराबर। और सेशन को थोड़ा प्रिसाइज रखूँगा ताकि बहुत लंबा भी ना हो जाए। जितनी भी रिलेवेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों का डिस्कशन करते जाएंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है इन लोगों ने कि कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है, डिग्री डजेंट मैटर, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, चाहे बीए होगा, चाहे बीकॉम होगा, चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होगा, चाहे बीटेक होगा, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री होगा वो आपका यहाँ होना ज़रूरी है। और इन्होंने डेट मेंशन करके रखा है कि एज ऑन 31/12/2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास उसका रिजल्ट होना ज़रूरी है, ध्यान रखना, बराबर। यानी मान लो कि अगर कोई बच्चा ऐसा भी यहाँ जुड़ा है जो अभी राइट नाउ टीवाई के अंदर है, या तो टीवाई का एग्ज़ाम दे के आया है लेकिन अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो वो लोग खास ध्यान रखिएगा कि वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखो क्लियर कट बोल के रखा है कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है या तो फाइनल सेमेस्टर के अंदर है, जो अभी अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं, बराबर, तो वो लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन उस कंडीशन के ऊपर कि अगर मान लो कल उठ के उनका उस बैंक में सिलेक्शन हो गया, एसबीआई में मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना कि दैट यू आर अ ग्रेजुएट। तो आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट होगा ना, वो कब, 31/12/2023 के पहले आ जाना चाहिए। ये फाइनल डेट है। अगर मान लो कि 1/1/2024 के दिन अगर आपका रिजल्ट आता है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये डेट तक आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, बराबर। अब दूसरी चीज़ है कि बच्चा पूछेगा कि सर ग्रेजुएशन में परसेंटेज वगैरह का कोई क्राइटेरिया, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। 35% ग्रेजुएशन में होगा तो भी चलेगा, 55% है तो भी चलेगा, और मान लो आप यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डेफिनेटली फॉर्म भरोगे। चलो इतनी बात लगभग सारे बच्चों के दिमाग में क्लियर हो गई, बराबर। और दूसरी चीज़ है कि देखो अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा भी होता है, वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आपका जो भी सर्टिफिकेट का जो पासिंग डेट है ना, वो कब होना चाहिए, या तो ऑन या तो बिफोर, कब, 31/12/2023 के पहले आपका होना चाहिए, बराबर। ये सबके लिए नहीं है, जो बच्चा ये आईडीडी कर रहा है उसको पता होगा तो वो देख लेगा, बाकी जो बच्चे ग्रेजुएट है वो तो डेफिनेटली फॉर्म भरेंगे। परसेंटेज कॉलेज के मैटर नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि सर काफ़ी सारी बैकलॉग्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैकलॉग्स आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है ये डेट तक, है ना। अगर ये डेट तक आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने भी सेमेस्टर में हो, आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो। चलो इतनी बात सबको क्लियर है कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। चलते हैं, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। अब सर इसको, ये फॉर्म को, इसके लिए अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, गवर्नमेंट सेक्टर है, दे नीड अ यंग डायनेमिक पीपल, उनको आप जैसे यंग लोगों की ज़रूरत है। तो एज का भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया बना के रखा है। क्या है पता है, नॉट बिलो 20 ईयर्स। आपकी एज 20 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स, 28 से बड़े नहीं होने चाहिए और 20 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए। और स्पेसिफिक इन्होंने डेट मेंशन करके रखा है कि एज ऑन कब, 1/4/2023 की बात है ना। 1/4/2023 तक आप पूरे 20 साल के हो जाने चाहिए, ध्यान रखना। कब बोला है, 1/4/2023 तक, ये डेट आप इंक्लूड करोगे क्योंकि इन्होंने क्लियर बोला है कि बोथ डेज आर इंक्लूसिव। देखो दो डेट दे के रखिए। और अगर मान लो ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इधर देखो, आपके सामने क्लियर कट डेट रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, उसका जो बर्थ डेट होगा ना, वो उसके पहले का नहीं होना चाहिए। 2/4/1995 से अगर आपका पहले का बॉर्न है
दैट मीन्स ये हुआ क्या कि आप 28 साल से बड़े हो जाओगे तो आप डेफिनेटली फॉर्म नहीं भर पाओगे। ध्यान रखना 2/4/1995 ये आपका क्या वो डेट है कि ये डेट से पहले अगर आपका बॉर्न होगा, अगर मान लो कोई बच्चे का बॉर्न हुआ है 1995 को, तो ही और सी इज़ नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। बराबर समझना, बराबर। और दूसरा जो डेट दिया है नॉट लेटर देन 1/4/2003, यानी 2003 का चौथा महीना है और पहली तारीख है, इसके बाद का आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके बाद आपका बॉर्न होगा ना तो आप 20 ईयर के कंप्लीट नहीं होंगे, आप 20 से कुछ छोटे साल के होंगे, है ना। तो ये चीज़ भी अगर आप देखोगे अपनी बर्थ डेट के साथ मैच कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये इन लोगों का क्राइटेरिया है। मिनिमम 20 साल, मैक्स टू 20 ईयर्स, और एग्जैक्ट अगर आपको डे वगैरह देखना है, और ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, ध्यान रखना, है ना। ये डेट के ऊपर भी बर्थ डेट होगा तो भी चलेगा, और ये डेट के ऊपर भी आपका बर्थ डेट होगा तो भी चलेगा। डन, इतना सबको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर भी क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब जैसे ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ वो किसकी है, वो जनरल कैटेगरी की है ना, ये जनरल कैटेगरी की बात है। बट अगर मान लो कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे मानो ST SC वाले हैं, तो उसको क्या मिलेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि देखो वो मैक्सिमम 28 नहीं, वो 28 + 5 यानी 33 साल तक होगा ना तो भी वो फॉर्म भर पाएगा। ध्यान रखना 5 साल का एज रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा पता है, ये अपर लिमिट में मिलेगा, है ना। यानी 28 + 5 33, लोअर लिमिट में 5 का नहीं मिलेगा, है ना। यानी ऐसा कोई ना सोचे कि सर 20 साल का है और 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी 20 - 5 15 साल का फॉर्म भर सकता है, नहीं, गलत बात है। अपर लिमिट जो है उसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कोई बच्चा ST या तो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर मान लो कोई बच्चा OBC से बिलोंग करता है तो उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, यानी वो मैक्स टू मैक्स 31 साल तक क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स उसकी एज 31 साल भी होगी ना तो भी वो डेफिनेटली फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना, बराबर। और ये सारे आपके सामने क्राइटेरिया रखे हैं। चलो इतना सबको समझ में आया कि सर ये फॉर्म कौन भर सकता है। डन। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। देखना बहुत एकदम प्रिसाइज सेशन को रखने की ट्राई कर रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट हम बातें कर रहे हैं, बराबर। चलो अब देखेंगे कि सर ये अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे SBI के अंदर एक अच्छा सा करियर बनाना है, तो चलो मान लो कि मैंने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए इस बार आर्या पार SBI की तैयारी करनी है, मुझे अच्छा सिलेक्शन लेना है, बराबर। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, चलो मान लो आपका एज लिमिट में आपका जो भी एज क्राइटेरिया है वो मैच हो रहा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैच कर रहा है। अब आपने सोच लिया है कि नहीं अब से अपने को फॉर्म भरना है और इसकी तैयारी करनी है, तो अब होगा क्या, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो देखो क्या होता है, तो SBI क्या करती है, देखो नो डाउट रिक्रूटमेंट तो करती है पर ऐसे कोई सीधा रिक्रूटमेंट नहीं करती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भरा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यहाँ ये प्रोसेस नहीं है। ये पूरी प्रोसेस को पहले समझते हैं कि अगर आप SBI के अंदर एज ए क्लर्क अपना करियर बनाना चाहते हो, एज ए जूनियर एसोसिएट अपना करियर बनाना चाहते हो, तो क्या प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे अगर हम नज़र डालेंगे ना तो ये पूरा सिलेक्शन है ना वो एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं CWE, कॉमन रिटन एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉमन रिटन एग्जामिनेशन। और ये एग्ज़ाम कौन लेता है, तो IBPS है, सॉरी SBI है ना, उसने एक एजेंसी है IBPS करके। ये कोई ध्यान रखना, ये कोई बैंक नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है, एक एजेंसी है। वो क्या करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिक्रूटमेंट करती है। यानी पूरा एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेके जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक ये पूरी प्रोसेस है वो कौन मैनेज करता है, ये IBPS मैनेज करता है। ये एक थर्ड पार्टी है, एक एजेंसी है जिसको SBI ने कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है कि आप क्या करिए, हमारे बिहाफ में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस करिए जिसके थ्रू आप अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कर पाओ। तो IBPS क्या एक थर्ड पार्टी है, वो क्या करेगी, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगी ऑन बिहाफ ऑफ SBI।
फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने से लेके जब तक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सारी जिम्मेदारी इसकी होती है, ध्यान रखना। बराबर। चलो इतना भी सबको समझ में आ गया है। अब चलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, आपको उनकी प्री एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम में दो फेज़ होंगे। पहला जो फेज़ होगा वो आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कैसा होगा? प्री एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा फेज़ होगा वो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर मैं प्री एग्ज़ाम की बात करता हूं तो देखो, प्री एग्ज़ाम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ 3 सब्जेक्ट पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान रखना। पहला है वो आपका इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर कैसा इंग्लिश? तो आप अपने स्कूल के अंदर देखो ना, आपको 10th स्टैंडर्ड तक जो ग्रामर वगैरह पढ़ाया था, तो उस ग्रामर के बेसिस पे कुछ वर्बल पार्ट को कवर करके यहाँ पर आपका इंग्लिश का टेस्ट किया जाता है कि किस लेवल का नॉलेज आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का है। बराबर। ये पहला सब्जेक्ट है 10वीं तक का ग्रामर, एज वेल एज आप लोगों का कुछ वर्बल पार्ट्स होता है जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जंबल्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों को मिला के आपका पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट बनता है। दूसरा जो सब्जेक्ट ये टेस्ट में आता है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि ये आपका हो गया मैथ्स। ये क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा मैथ्स। और इसी को हम लोग बहुत बार ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, है ना। सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई मैथ्स बोलेगा, कोई क्वांट बोलेगा, कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेगा, कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलेगा। ये सब एक ही होता है। अब इसके अंदर क्या? तो इसके अंदर भी आप लोग मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, आप अपनी स्कूल के अंदर अप टू स्टैंडर्ड 10th 10वीं तक आपको जो भी बेसिक लेवल के चैप्टर पढ़ाए गए ना, बस उसी के ऊपर यहाँ पर पूरा मैथ्स आता है। जैसे मान लो मैं आपको याद दिलवाता हूँ, स्कूल के अंदर आप लोग एवरेज पढ़े होंगे, रेशियो पढ़े होंगे, परसेंटेज पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़े हो, ये सब पढ़े हो ना। 10वीं तक का मैथ्स, ये पूरा इसका सिलेबस है, ध्यान रखना। बराबर। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। अब ये पूरा है ना, वो थोड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपने बहुत बार देखो, हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत बार देखो ना, कुछ पजल्स वगैरह बनती है, या तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस बनते, या कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस बनते, या तो आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस बनते। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ? रीजनिंग के अंदर आएगी। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट के ऊपर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, देखना। और जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये पूरा पेपर होगा ना, वो MCQ बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, नीचे 5 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शंस। ये पूरा ऐसा 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, ध्यान रखना, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और ध्यान रखना, हर एक सेक्शन का यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम है, यानी 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 20 मिनट मैथ्स के लिए मिलेंगे और 20 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे। कुल मिला के पूरा 1 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, जिसमें 20-20 मिनट में आपको ये तीन सेक्शन को क्या करना है? अटेंड करना है। डन। अब क्या होगा? जैसे आप लोगों ने ये आपका प्री एग्ज़ाम हो गया, अब प्री एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देखो ये लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो, आप देखोगे पहले तो प्री एग्ज़ाम के अंदर कुछ रूल्स है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर दिया, गलत आंसर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन का जो भी मार्क्स होगा ना, उसका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। यानी मान लो आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, तो आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, तो उस क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स है ना, तो 1 का 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर सिस्टम है, ध्यान रखना खास। बराबर। दूसरी चीज़ है, देखो SBI का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? आप लोग, जो बच्चा ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनको पता है क्या कि सारी बैंक एग्ज़ाम के अंदर सेक्शनल कट ऑफ होता है।
यानी क्या होता है, देखो जैसे मानो मैं बात करता हूँ, जैसे ये प्री एग्ज़ाम की बात करते, प्री एग्ज़ाम में 3 सेक्शन है, एक इंग्लिश है, एक आपका मैथ्स है, एक रीजनिंग है, ये तीनों 3 सेक्शन है। तो हर एक बैंक एग्ज़ाम में क्या होता है, हर एक सेक्शन का कट ऑफ बनता है कि मिनिमम आपको इतना तो लाना ही है, बराबर। तो जबकि एसबीआई के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहां पर तीनों 3 सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होगा, यहां पर एक ही कट ऑफ बनेगा, वो बनेगा ओवरऑल कट ऑफ। यानी मान लो ऐसे कोई बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से इंग्लिश से बहुत परेशान है, सर मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है लेकिन इंग्लिश में कुछ मार्क्स की वजह से मैं रह जाता हूँ, तो उनके पास ये करियर का काफ़ी बहुत एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। और काफ़ी बच्चे तो लिटरली ये अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि सर कब एसबीआई आए और हम टूट पड़े, क्योंकि उनका मैथ्स रीजनिंग उस लेवल पे पावरफुल होता है, बराबर। तो ये एग्ज़ाम का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके सामने ये भी है, क्या कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि जो भी कट ऑफ बनेगा वो ओवरऑल बनेगा। जैसे मान लो कि भाई 100 में से कट ऑफ बना है 55, तो आपको क्या करना है, तीनों 3 सेक्शन में मिला के मिनिमम 55 मार्क्स आपको लाने हैं, तब जाके आप क्या होगे, प्री क्वालिफाई करोगे। और प्री क्वालिफाई होगी तो उसके बाद आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा। यानी प्री एग्ज़ाम है वो क्या है पता है, वो क्या बोले, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है, बराबर। उसमें कितने भी मार्क्स आएगा ना, उससे क्या होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो आपके लिए क्या है, एक बेस है जिसके थ्रू आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर करोगे। प्री एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे ना, उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा। प्री एग्ज़ाम किसके लिए, ताकि आप अपने आप को प्रूव करो कि मैं मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ। ओके, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखो लिखा है सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, सेक्शनल यहाँ पर कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। और इन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा है, क्या पता है कि कितने लोगों को मेंस के लिए ये लोग क्वालिफाई करेंगे, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 गुने लोगों को। यानी मान लो कि 8,500 वैकेंसी है अप्रोक्सीमेटली, तो 8,500 का 10 गुना लगभग 85,000 लोगों को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, है ना। यानी क्या होगा, ऊपर से लेके देखो सारे बच्चों के मार्क्स को ये लोग क्या करेंगे पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे मान लो कि इनको 85,000 लोगों को क्या करना है, मेंस में बुलाना है, तो ऊपर से काउंटिंग करते 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 जहाँ 85,000 आ जाएगा वहाँ से कट, बाकी को छोड़ दो। तो जो 85,000 के रैंक पे जो बंदा होगा उसका जो मार्क्स होगा ना, उसी को हम बोलेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कट ऑफ बनता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। डन। चलो, तो आपके एग्जाम का पहला फेज क्या हो गया, प्री एग्जाम हो गया, बराबर। अब दूसरी चीज़ है कि बच्चा पूछता है कि सर कौन सी लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखना। तो लैंग्वेज की बात करते हैं तो देखो जनरली पहले तो क्या होता था, इंग्लिश और हिंदी के अंदर होता था, लेकिन अभी से आप लोग देखोगे ना तो ये एग्ज़ाम है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हो रहा है, बराबर। तो अगर मान लो कोई बच्चा गुजरात के स्टेट से है और वो चाहता है कि मुझे पूरी एग्ज़ाम को गुजराती में देना है, तो आप पूरी एग्ज़ाम को एज ए गुजराती सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। कुछ बात समझ में आ रही है। जनरली लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश और हिंदी, ये होता है 2, लेकिन अब से इन लोगों ने क्या किया है, रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस किया है। अब देखो कौन से स्टेट से कौन सी रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में नोटिफिकेशन में दी गई है, वो मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ, अभी उसका टेंशन मत लो। चलो, इतना समझ में आया, डन है। तो आप जब फॉर्म भरोगे ना, उसी टाइम पर आपको बता देना पड़ेगा क्या, कि आप जो एग्ज़ाम में बैठोगे उस एग्ज़ाम में आपका पेपर कौन सी लैंग्वेज में आना चाहिए। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, और दूसरा जो लैंग्वेज आपको हिंदी चाहिए, आपको गुजराती चाहिए, वो पहले से उनको बता देना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है। तो ऐसा ये यहाँ पर सिस्टम होता है, ध्यान रखना। चलो, इतना सबको क्लियर है। अब जैसे मान लो आपका प्री एग्ज़ाम हो गया और मान लो उस 85,000 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब आपको क्या करेंगे, मेंस का बुलावा आएगा, आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब मेंस के लिए क्या, तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो देखो ये पूरा मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि ये मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है।
तो इसके अंदर देखो टोटल 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो आपका देखो रीजनिंग एबिलिटी, जो प्री एग्जाम में था वही है, बट लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है, वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। लेकिन अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर को उठा के चेक करोगे ना, तो 22 ले लेना, 21 ले लेना, 20 ले लेना, लास्ट 2-3 साल के जो भी पेपर आ रहे हैं ना, उसके अंदर कंप्यूटर से नन ऑफ द सिंगल क्वेश्चन, ये लोग एक भी क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। नोटिफिकेशन में दिया है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट एग्जाम में कंप्यूटर से लगभग क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। यानी मान के चलो ये आपका पूरा रीजनिंग है। डन। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी ये मैथ्स। ये जो प्री एग्जाम में था ना, वही सेम मैथ्स है, बट लेवल आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, मेंस का क्वेश्चन होगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो तीसरा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश। ये वही इंग्लिश है जो आपका प्री एग्ज़ाम में। तो आप देखो, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि 3-4 सब्जेक्ट होते हैं पूरी प्रिपरेशन के अंदर जो कॉमन है। चाहे आप प्री को टारगेट करो, चाहे आप मेंस को टारगेट करो, तो सिंगल प्रिपरेशन के अंदर आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ टारगेट करते हो, है ना। और उसके बाद आप देखोगे तो जो चौथा सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस या तो फिनेंशियल अवेयरनेस। इसके ऊपर, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या होता है पता है? इसके अंदर स्पेशली देखो ये लोग 2-3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब क्या? जो डेली हैपनिंग्स होती है, डेली के जो न्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो स्पेशली विथ रेफरेंस टू बैंकिंग, क्योंकि आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो बैंकिंग के रिलेटेड करंट बैंकिंग हो सकती है, या तो स्टेटिक बैंकिंग हो सकती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए, और कुछ चीज़ें होती है वो स्टेटिक जीके। स्टेटिक जीके, जैसे मान लो कोई स्टेडियम है, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से सिटी के अंदर है, ये पर्टिकुलर एक रिवर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पर है, कौन से शहर के अंदर है, समझे। ये फिक्स क्वेश्चन है, स्टेटिक जीके, जो फिक्स है, कभी बदलता नहीं है। तो उसके ऊपर ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर चेक किया जाता है कि कैंडिडेट अपने आप को आसपास की दुनिया से कितना अवेयर रखता है। तो यहाँ पर देखो वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो जनरली एसएससी में पूछी जाती है ना। देखो एसएससी की एग्ज़ाम में आता है वो थोड़ा अलग आता है, वहाँ पर आपको पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब पढ़ना पड़ता है। जबकि बैंक एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको आसपास की दुनिया में जो भी इवेंट होती है, आपको उससे अपने आप को अवेयर करना है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते। तो ऐसे मिला के टोटल कितने 4 सब्जेक्ट होते हैं वो आपकी मेंस एग्ज़ाम में आते हैं। डन। वो पहले 3 सब्जेक्ट जो कॉमन थे, वही तीनों 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमन, बराबर। और दूसरी एक खास चीज़ सुन लेना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी ना, है ना, इसका जो इंग्लिश का जो पेपर होगा ना, इसके अंदर लैंग्वेज में कंपलसरी है इंग्लिश ही आएगा। तो कोई बच्चा ऐसा ना सोचे, है ना, ध्यान रखना। मैंने अभी बोला क्या कि अभी से देखो काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी पेपर आएगा। तो अगर मान लो आपने फॉर्म भरते वक्त चूज़ किया है कि एज ए गुजराती लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश गुजराती में आएगी, है ना। इंग्लिश के टेस्ट का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही रहेगा। फिर आप ऐसे मत बोलना कि हमने तो बताया था कि गुजराती में पेपर आएगा। यानी आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके क्वेश्चंस आपको गुजराती में मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश का जो मीडियम होगा वो तो इंग्लिश ही रहेगा। डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया मेंस एग्जाम, जिसके अंदर देखो हर एक सेक्शन के अलग अलग टाइमिंग से और हर एक का अलग अलग मार्क्स से ध्यान रखना। और आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे तो पता चलेगा, क्या पता है कि देखो यहाँ पर कभी कुछ चीज़ें थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। तो आप देखोगे ना तो रीजनिंग के अंदर देखो क्वेश्चन 50 है, लेकिन इसका मार्क्स है ना वो कितने हैं, 60 है, ध्यान रखना। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन से वो आपको 2 मार्क्स के भी मिलेंगे, बाकी तो टेंशन नहीं है। 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स से, 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स से, 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संभाल के चलना।
डन। और हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम दिया है, यानी कि मान लो कि जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट है तो 35 मिनट आप कंपलसरी जनरल अवेयरनेस में ही स्पेंड करोगे। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं तो ये 15 मिनट में ख़त्म कर दूं और 20 मिनट बचेगा उसमें अगर मैं चाहूँ तो रीजनिंग कर सकता हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका 35 मिनट ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आपका नया सेक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कंपलसरी आपको जो टाइम दिया है उसी टाइम लिमिट में रह के आपको हर एक सेक्शन को यहाँ अटेंड करना होता है। चलो इतना सबको क्लियर हो गया। डन। ये हो गया आपका देखो सेकंड फेज। पहला जो फेज होगा वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो मेंस में आओगे। मेंस में भी आपको दोबारा एग्ज़ाम ही देना है, और ये एग्ज़ाम जो होगा ना वो भी प्योर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शंस को आपको चूज करना है। चलो इतना सबको क्लियर है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर। तो इसके अंदर भी देखो सेम रूल है, नेगेटिव मार्किंग का सेम रूल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत गया तो क्या होगा, 1/4 मार्क्स उसका कट हो जाएगा। यानी मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और अगर आपने गलत किया तो 2 का 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। डन। इतना समझ में आया। इसके अंदर भी देखो सबसे बेस्ट पार्ट है क्या, मेंस एग्जाम के अंदर भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आपका मन चाहे उतने मार्क्स आप कोई भी सेक्शन में ला लो। अगर मान लो कि आपका ओवरऑल समझने की ट्राई करना, मान लो कि मेंस एग्जाम का कट ऑफ सुनना, मान लो कि 90 मार्क्स है ना वो मेंस का कट ऑफ आया आउट ऑफ 200, ऐसा मान लो। मान लो कि 200 मार्क्स का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें से मान लो कि आपका ओवरऑल कट ऑफ 90 बना, तो ये 90 मार्क्स आप कहीं से भी ला सकते हो। कोई बच्चा ऐसा भी बैठा है जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो चाहे तो मैथ्स में 50 में से 45 ला दे, और कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो चाहे तो 60 में से 50 यहाँ से ला ले। तो देखो इन दोनों का टोटल भी करोगे ना तो भी 90 को क्रॉस कर जाओगे। इसका मतलब अगर आपको कंप्यूटर, इसका मतलब ये मान लो इंग्लिश में आप कुछ भी स्कोर ना कर पाए, मान लो आपको जनरल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं आता है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अदरवाइज क्या होता है, बाकी सारी एग्जाम में क्या होता है, हर एक सेक्शन में मिनिमम लाने रहते हैं, है ना। जबकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कुल मिला के आपके जितना कट ऑफ है उतने मार्क्स चाहे कहीं से भी आए, इट डजेंट मैटर। ओके। चलो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। देखो ये एसबीआई क्लर्क का सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये है, बराबर। अब दूसरी एक चीज आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो देखो इन्होंने एक चीज बहुत क्लियर बोली है, अप्रेंटिस। अगर कोई बच्चा जानता होगा तो हर साल एसबीआई के अंदर एक और वैकेंसी निकलता है, एसबीआई अप्रेंटिस, है ना। तो अप्रेंटिस अगर मान लो कोई बच्चा राइट नाउ एज एसबीआई के अंदर एज एन अप्रेंटिस जॉब कर रहा है, या तो उसका एज अप्रेंटिस का जॉब कंप्लीट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, 11 महीने का या 1 साल का होता है ना। 11 महीने या तो 1 साल के बाद वो लोग आपको रिलीव कर लेते, ड्यूटी से रिलीव कर लेते, क्योंकि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, या तो 11 महीना या तो 1 साल। तो अगर मान लो कोई बच्चा पहले एज एन एसबीआई के अंदर एज एन अप्रेंटिस रह चुका है तो एसबीआई उसको देखो स्पेशल वेटेज देती है। कितना पता है, तो आपका जो भी टोटल मार्क्स है ना, जैसे मानो 200 मार्क्स का मेंस एग्जाम है तो उसके अंदर आप देखोगे ना तो 5 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा, बोनस एज एन एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन वो कब, जब इन्होंने क्लियर कट बोला है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये डेट तक आपका उस एसबीआई के अंदर एज एन अप्रेंटिस आपका जो भी ड्यूटी होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सक्सेसफुली ये डेट तक कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लियर कट बोला है ना। दिस बोनस मार्क्स विल बी गिवन ओनली इफ एन अप्रेंटिस हैज कंप्लीटेड द अप्रेंटिसशिप इन एसबीआई सक्सेसफुली ऑन और बिफोर ये डेट के पहले या तो ये डेट तक आपने अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करी होनी ज़रूरी है। तो अगर मान लो कोई बच्चा राइट नाउ बैंक के अंदर एज एन अप्रेंटिस जॉब कर रहा है तो वो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है। अगर वो तो अभी कर रहा है ना अप्रेंटिसशिप, तो वो 31/10/2023 के पहले तो कैसे ख़त्म करेगा, समझ में आए, क्योंकि वो डेट तो चला गया है। तो जो ऑलरेडी अप्रेंटिस एज ए रह चुके हैं, अपनी अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली जिन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है, उनको 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ध्यान रखना।
ओके, ये सबके लिए नहीं है, ये उस कैंडिडेट के लिए है जो एसबीआई के अंदर क्या है, एज एन अप्रेंटिस काम कर चुके हैं। ओके, चलो अब बारी आती है कि सर क्या लोकल लैंग्वेज कहा, उसके पहले एक चीज़ और बाकी रह गई है कि देखो प्रोविजनल सिलेक्शन तो मैं बताता हूं, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज की भी बात कर लेते। चलो इधर देखना, अब खास समझ लेना, देखना ये नोटिफिकेशन के अंदर देखो बहुत क्लियर कट इन्होंने लोकल लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा सा प्रेफरेंस दिया है और उसके ऊपर बराबर आपको समझना पड़ेगा। यानी देखो ऐसा नहीं होता है, जनरली मान लो कि चलो कोई बच्चा गुजरात का बच्चा है, समझना, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब जैसे मानो आप देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी, यूपी के अंदर लगभग 1700 जितनी वैकेंसी है, या तो मान लो कि गुजरात के अंदर लगभग 850, 820 जितनी वैकेंसी सपोज गुजरात में है। मान लो गुजरात के कोई पास वाले स्टेट में मान लो बहुत कम वैकेंसी है, 300 वैकेंसी है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना है वो भी हम देखेंगे। तो कोई बच्चा क्या चाहेगा, फॉर्म कहाँ से भरना चाहेगा, वो तो वही देखेगा ना कि जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा हो वहाँ से मैं फॉर्म भरूँ तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो सारे लोग एक ही स्टेट से फॉर्म भरेंगे, तो बाकी स्टेट का क्या होगा। इसलिए देखो ये बैंकों ने क्या किया है, लोकल लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बैंक के अंदर जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, जो जूनियर एसोसिएट वाला जो स्टाफ होता है ना, उसको कस्टमर के साथ सीधा हैंडलिंग करना होता है। तो अब आप जानो, अब आप समझो कि जो भी एरिया में आपका पोस्टिंग होगा, अब मान लो कि वहाँ के एरिया की आपको लोकल लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, तो आप लोगों को कैसे समझ पाओगे, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। इसलिए देखो बैंक स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो भी बंदा बैंक में काम करेगा वो वहाँ के आसपास के लोगों की भावनाओं को समझे, उनकी लैंग्वेज को समझे, वो सबसे पहली प्री रिक्विजाइट है, समझे। जैसे मान लो आपको कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई मान लो कोई गांव के अंदर आपको एज अ पोस्टिंग दे दिया, अब वहाँ की लोकल लैंग्वेज है कि ही और सी मस्ट बी नोइंग द मराठी लैंग्वेज। अब वहाँ के लोकल आएंगे, बात करेंगे आपके साथ, बैंक में आए बात करेंगे, मराठी में बात करेंगे, और आपके पास मराठी में नॉलेज नहीं होगा, तो वो तो लैंग्वेज बैरियर हो गया। आप कैसे काम करोगे, आप बैंक को कैसे आगे ले जाओगे जब आप सामने वाले लोग को समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ का बहुत बैंक ध्यान रखती है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, तो जब भी आप फॉर्म भरोगे ना, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी सर्कल से आप अप्लाई करोगे ना, उसकी लोकल लैंग्वेज पे आपका कमांड होना कंपलसरी है, सुन लेना। और अगर नहीं होगा तो बैंक क्या करेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखो मान लो कि आप लोगों ने, मान लो अहमदाबाद सर्कल से आप फॉर्म भर रहे हो, तो अहमदाबाद सर्कल के अंदर आप देखते हो तो एज अ लोकल लैंग्वेज वहाँ गुजराती लिखा है। तो पक्का है कि जितने भी कैंडिडेट क्या अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म भरेंगे, दे मस्ट बी नोइंग ए गुजराती, उनको गुजराती लिखना, पढ़ना और बोलना आना कंपलसरी है। तो बैंक आपसे प्रूफ तो मांगेगी, तो प्रूफ के लिए क्या करना है, तो अगर मान लो आपका जब भी सिलेक्शन होता है तब बैंक आपको क्या करेगी, जैसे मान लो मेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आपका फाइनल नाम आ गया है कि यू आर फाइनली सिलेक्टेड, तो बैंक आपको क्या करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, हम एक बार चेक कर लेते और फिर अपना आगे का प्रोसेस चालू करेंगे, आपको पोस्टिंग वगैरह देना। तो अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मान लो आपने क्या किया है, अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म भरा था, तो लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो अगर आपकी 10वीं की या तो 12वीं की मार्कशीट के अंदर क्या है, एज अ गुजराती लैंग्वेज दी है, तो आपको टेंशन है ही नहीं, तो आपको कुछ भी वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 10वीं या तो 12वीं की सब्जेक्ट, 12वीं की एग्ज़ाम में गुजराती एज अ एक सब्जेक्ट था, यानी यहाँ से कंफर्म हो गया कि आपको गुजराती आती होगी। समझ में आ रही मेरी बात। तो वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको गुजराती कैसे आता है। तो प्रूफ देने का पहला रास्ता क्या है, या तो 10वीं या तो 12वीं, दो में से कोई भी एक चलेगी। कोई भी एक मार्कशीट के अंदर वो लैंग्वेज आपने चूज किया है ना, वो वहां पर होनी जरूरी है, बराबर। अब मान लो कोई ऐसा भी तो बंदा होगा, मान लो क्या है, यूपी से रहता है, उत्तर प्रदेश से रहता है, गुजरात से फॉर्म भर दिया, अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म भर दिया, अब उसकी तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में डेफिनेटली एज ए गुजराती लैंग्वेज होगा ही नहीं,
तो उसके लिए बैंक क्या करती है, तो उसके लिए बैंक क्या करती है पता है, एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करती है, ध्यान रखना, एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करती है, बराबर। अब जो बंदा ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अगर वो फेल जाता है यानी कि उनसे सारी चीज़ें वहाँ चेक करवाएंगे, इसको बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, अगर उसके अंदर आप फेल होते हो तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ध्यान रखना, है ना। तो ये बहुत सेंसिटिव बात है, जब भी आप अप्लाई करते हो तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना, बराबर। हाँ, कोई बच्चा सोचता है कि सर वो तो हम लोग देख लेंगे, सिलेक्शन होने के बाद सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो है कैपेबिलिटी कि नहीं सर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, 2 महीने के अंदर मैं गुजराती सीख लूँगा, 2 महीने के अंदर हम मराठी सीख जाएंगे, 2 महीने के अंदर हम लोग कन्नड़ सीख जाएंगे, तो टेंशन ही नहीं है, बराबर। बट जिनको लगता है कि सर ये मेरे से नहीं होगा, वो बहुत खास ध्यान रख के फॉर्म भरेगा, अदरवाइज इतनी सारी मेहनत करोगे और लैंग्वेज की वजह से अगर रुक जाओगे ना तो बहुत बड़ा दुख होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं आप मिस कर जाओगे, तो इसका बहुत ध्यान रखना है, बराबर। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, वो डेफिनेटली बैंक कंडक्ट करेगी। देखो लिखा है, द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड द अपॉइंटमेंट एंड कैंडिडेट्स फाउंड नॉट प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी ए डिस्क्वालीफाइड, क्लियर बोल दिया है, बराबर, डन। तो ये खास आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म भरोगे कौन से सर्कल से भरना है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रख के ही फॉर्म भरना है, ओके। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे मानो आपका मेंस हो गया, मेंस में अच्छे मार्क्स हो गए, अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस पे होगा, द मार्क्स ऑब्टेन इन अ प्री एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन। प्री एग्जाम में आपके जो भी मार्क्स आएंगे ना, उसका सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी वो क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, उसके मार्क्स कहीं पर भी काउंट नहीं किए जाएंगे। 100 में से 100 भी लेके आ जाओगे ना प्री एग्जाम में, हाँ मेंस का बुलावा आएगा, बाकी दूसरा कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ओनली द एग्रीगेट मार्क्स obtained in a main examination phase 2 will be considered for the preparation on the final merit list। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किसके ऊपर बनेगा, मेंस के अंदर जो मार्क्स आएंगे ना वही डिसाइड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्री खाली क्वालिफाई इन नेचर है, जो भी सिलेक्शन होगा वो प्योरली किसके ऊपर डिपेंड होगा, मेंस एग्जाम में जो भी मार्क्स आएंगे उसके ऊपर। And provisional selection will be made on the basis of the candidate's performance in the test mains examination। देख लो, बराबर, डन। अब आप बोलोगे, वापस क्वेश्चन करोगे, सर ये एलपीटी कब होगा। अगर मान लो हमने जो भी सर्कल से फॉर्म भरा है उसका लैंग्वेज हमें नहीं आता है, तो बैंक आपका ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा, तो जब आप लोगों का देखो बैंक में पोस्टिंग होगा, आपका मेंस एग्जाम में एक बार देखो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया ना कि आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसके बाद बैंक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, सुन लेना। तो उसके बीच में आपका क्या होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डन। अगर उसमें आप क्या होंगे, अगर उसके अंदर आप प्रूव नहीं कर पाए कि वो लैंग्वेज आपको आती है, तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी आगे वाला जो स्टेज होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई, डन। तो ये एलपीटी तब होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। चलो तो आगे बढ़ते, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। दूसरी चीज़ है, कोई बच्चा सिंपल कभी क्वेश्चन करता है कि सर इंटरव्यू वगैरह इसके अंदर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सुन लेना। क्लेरिकल लेवल की बैंक के अंदर कोई भी वैकेंसीज निकलती है, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आरबीआई हो, क्लेरिकल पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। 2016 के बाद ये इंटरव्यू निकल चुका है, तो कोई इंटरव्यू नहीं है। खाली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो, एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करो, 4 सब्जेक्ट जो मैंने बोले, 4 सेक्शन जो मैंने बोले, उसी पे काम करना है 3-4 महीने, और उसी के बेसिस पे आपको प्योर सिलेक्शन लेना है, डन। चलो इतना सबको समझ में आया। अब बारी आती है कि सर सैलरी वगैरह इसमें क्या है, सैलरी का क्या सीन रहता है। तो अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना, बैंक के अंदर एज अ
जूनियर एसोसिएट एज ए क्लेरिकल स्टाफ का जो इनिशियल सैलरी होता है वो करीबन लगभग 35,000 रुपया पर मंथ अप्रोक्सीमेटली होता है ना। और ये 35,000 की वैल्यू कितनी है वो हो सकता है अभी आपको ना पता हो, है ना। जब मार्केट में एक बार हम अच्छी जॉब लेने जाएंगे, वहाँ आपको जब सैलरी ऑफर की जाएगी ना, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि ये 35,000 की वैल्यू क्या है। और मैं तो बोलता हूँ ये भी चलो मैटर नहीं करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आपके करियर की सिक्योरिटी, है ना। अनटिल एंड अनलेस यू रिटायर, तब तक हमें करियर के बारे में सोचना नहीं है। और कोई बच्चा ये माइंडसेट लेके ना आए कि गवर्नमेंट में जा रहा हूँ काम नहीं करना है, ये भूल जाना। ऐसे माइंडसेट के साथ आप अपने को भी ग्रो नहीं कर पाओगे, बैंक को भी ग्रो नहीं करोगे, और इसमें देश का भी भला नहीं होगा। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आ रहे हो तो तैयारी करना ही मत। बराबर आपको काम करना है, बैंक इतना अच्छा सैलरी देगी तो डेफिनेटली आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। तो कोई बच्चा ये माइंडसेट के साथ तैयारी ना करे। डन। चलो, तो बहुत अच्छा सैलरी है और सबसे बेस्ट पार्ट है वो आपके करियर की सिक्योरिटी। तभी तो आज देखो ना इतनी वैकेंसीज के लिए कितने लाखों में फॉर्म भरे जा रहे। उसका कुछ तो रीज़न होगा। सबको चाहिए, किनको नहीं चाहिए, है ना। सरकारी नौकरी सरकारी होती है, वो आपको अच्छे से पता है। अभी उस रीजंस पे हम बात नहीं करेंगे, आपको अच्छे से पता है। बेटर होगा आप इसको अच्छे लेवल पे एक्सप्लोर करोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। डन। चलो, तो ये आपका पूरा हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के ऐसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो रिक्रूटमेंट करती है। चलो, अब बारी आती है कि सर अब इसके लिए करना क्या होगा मुझे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एसबीआई की एक वेबसाइट दी गई है, ध्यान रखना। वो मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, कहाँ से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है कि ये वैकेंसीज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो ये कल से स्टार्ट होगा 17 तारीख को। 17 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी लगभग 20 दिन का टाइम दिया है। अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा करियर बनाना है एसबीआई के अंदर, है ना, तो आप ये 20 दिन के अंदर सबसे पहले आप उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे। आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो इसको बोलेंगे क्या करना, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। बराबर। अब इसके अंदर क्या है, तो 20 दिन का आपको टाइम दिया है फॉर्म भरने का। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि प्री एग्जाम सर कब लिया जाएगा। देखो, 7 तारीख के बाद आपका फॉर्म भरने का विंडो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब आपका प्री एग्जाम कब होगा, सीधा बैंक आपका प्री एग्जाम लेगी। तो क्लियर कट बोला है कि टेंटेटिवली इट इज शेड्यूल्ड इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 के अंदर आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी समझ के चलिए आपके पास 1.5 से 2 महीने का वक्त है। बराबर समझ लेना, उनसे ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि आप देखोगे ना तो नोटिफिकेशन में लास्ट में एक जगह इन्होंने ऐसा भी लिखा है, सुनना क्या, कि आप जब प्री एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो उसके लिए एग्ज़ाम के पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे पता है बैंक वाले, तो टेंटेटिवली एक डेट दे के रखा है 27/12/2023, दिसंबर के एंड में। अब दिसंबर के एंड में अगर एडमिट कार्ड आएगा तो समझ लो जनवरी के पहले या दूसरे वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पक्का 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 है। इसलिए बोल दिया है कि जनवरी है वो टेंटेटिव महीना है कि ये मंथ में एग्ज़ाम। और आज दिन तक का रिकॉर्ड है बैंक एग्जामिनेशन का। सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग जो डेट देते हैं ना उसमें कभी प्लस माइनस आज दिन तक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, फाइनली होता है। बहुत रेयर केसेस के अंदर, मैं आज ये फील्ड में इतने सालों से हूँ तो मैंने भी बहुत, इवन कोरोना जैसे कोरोना पैंडेमिक के अंदर भी इन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे। आप मानोगे नहीं, है ना। इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक है ना, इतना ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लोग भरोसा कर रहे। डन है। तो प्री एग्जाम का डेट दे दिया है। और आपका मेंस एग्जाम कब होगा, तो वो बोल दिया है फरवरी 2024 के अंदर। और इसमें भी इन्होंने डेट मेंशन किया है आगे, क्या पता है कि मेंस एग्जाम के जो कॉल लेटर है वो कब आएंगे, तो 15/2024। यानी आप समझ के चलो फेब्रुआरी, मिड फेब में आपका कॉल लेटर आएंगे। यानी मान के चलो फरवरी का तीसरा या चौथा वीक, फरवरी के एंड में आपका क्या होगा, मेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी आप समझो नवंबर चल रहा है,
फरवरी के अंदर आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है मार्च एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाए, और हो सकता है देयर माइट बी अ चांसेस कि अप्रैल मई महीने में आपको क्या है फाइनल बैंक पोस्टिंग भी दे दे। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपसे ज़्यादा उनको आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। और आप देखो ये 4 से 5 महीने के अंदर इतनी सिस्टमेटिक ये पूरा वैकेंसी शेड्यूल होता है ना, और ये पूरा काम IBPS करता है। इसलिए आज काफ़ी लोगों का भरोसा है ये सारी वैकेंसीज़ के ऊपर कि सिस्टम ही इतना एकदम स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना के रखा है। चालू करना है कब से वैकेंसी फॉर्म भरे जाएंगे, तब से कब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कब तक पोस्टिंग मिलेगा, सब कुछ डेट के साथ। ये टेंटेटिवली तो ठीक है लिखा है कि 99.99% ये फाइनली होता है, बट मान लो 0.01% में कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाए, उसके लिए टेंटेटिवली वर्ड है। बाकी 8 दिन तक का रिकॉर्ड है, ये होता ही है। और इवन आप देखोगे ना तो IBPS का पूरा कैलेंडर आता है, अभी जनवरी महीने में आएगा 2024 का, उसमें भी टेंटेटिव डेट्स डाली होती है। लेकिन आप मेक श्योर करना उसमें जो डेट डाली होती है और जो फाइनल एग्ज़ाम में डेट होती है उसमें कितना फ़र्क होता है आपको पता है? लगभग फ़र्क होता ही नहीं है, सेम डेट पे सब कुछ चलता है। इतना सिस्टमेटिक इन लोगों का रिक्रूटमेंट करने का तरीका है, बराबर। चलो, तो ये आप पूरा प्रोसेस समझ गए। क्या करना है? सिंपल है, फॉर्म भरना है, 2 एग्ज़ाम दे के आना है, और एग्ज़ाम के ऊपर से आपको अपनी काबिलियत को प्रूव करके एक अच्छी सी नौकरी लेनी है, एक अच्छी सी जॉब लेनी है। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर ये फॉर्म कहाँ से भरेंगे। चलो, तो ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखो एक वेबसाइट है, ये आपको मैं बताऊंगा आगे जाके पूरे नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, सब कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। आप क्या करो, ये वेबसाइट है, ये पहला वेबसाइट है या तो दूसरा वेबसाइट है, ये दोनों वेबसाइट के ऊपर जाइए, बराबर। www.sbi.co.in, उसके अंदर करियर्स में जाके करंट ओपनिंग्स में जाना, तो उसके अंदर आपको एक लिंक, उसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो एक रिक्रूटमेंट लिखा आएगा, द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो उसमें 2 चीज़ आएगी, एक जगह से आप इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे, और दूसरा जो होगा उसी के पास में लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो वहाँ से आप क्या करोगे, सीधा ऑनलाइन है ना वो अप्लाई करोगे। चलो, ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई है, बराबर। चलो, अब दूसरी चीज़ है, ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना शुरू करे उसके पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले मैं फटाफट उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना है, अपना जो भी फोटोग्राफ होगा पासपोर्ट साइज़ का, उसकी जो सिग्नेचर होगी वो सिग्नेचर आप जो सिग्नेचर करते हो ना वो। तीसरा है आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड है ना, इसका ये जो थंब का इम्प्रेशन है ये। तीसरी चीज़ पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और चौथा है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ की आपके पास क्या है, पूरी है ना, स्कैन कॉपी होनी ज़रूरी है। क्योंकि ये चारों चार को आपको क्या करना पड़ेगा, जब फॉर्म भरोगे ना उस वक्त आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये चारों चार का जो स्कैन, इमेज को स्कैन करते हैं ना आप लोग, वो स्कैन्ड कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। अब उसके लिए देखो बहुत सारी गाइडलाइंस है, ये पूरी गाइडलाइंस है ना, इमेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, आप सिग्नेचर करोगे तो कौन से कलर की पेन का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सारी गाइडलाइंस है इन्होंने नोटिफिकेशन में दे के रखी है। कौन से पेज पे पता है? तो आप जाओगे, मैं बताऊंगा, डिटेल्ड गाइडलाइंस आपको मिलेगी पेज नंबर 10 के ऊपर। जो आपका पूरा PDF है ना, उसके अंदर 10वें नंबर के पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये डिटेल में चीज़ें मिलेगी। चलो, इतना आपको समझ में आया। तो ये 4 चीज़ आपको रेडी रखना है। 5वीं चीज़ है SBI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो ये सबके लिए नहीं है, ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सक्सेसफुली अप्रेंटिसशिप किया है उनको बताना पड़ेगा, बाकी को तो ज़रूरत है ही नहीं। तो अपने को ये 4 चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें आपको क्या करना है, तो आपको वाइट पेज लेना है, उसके ऊपर ये पूरा डिक्लेरेशन है ना वो अपने हैंड से लिख देना है, जैसे भी आपके फ़ॉन्ट होते हो।
आप डिक्लेयर कर रहे हो बैंक वाले को कि ये जो भी फॉर्म भर रहा हूँ मैं खुद हूँ, उसके लिए सारी प्रोसेस के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और ये मैं ही हूँ। ऐसा आपको बैंक को हैंड रिटन क्लेरिफिकेशन देना है ना, कि आपको लिख के बताना है कि भाई आई, फिर आप क्या करोगे, ये जगह लिखिए ना, ये ब्लैंक हटा के वहाँ आपको अपना नाम लिख देना है कि भाई आई हेमंत शाह, डेट ऑफ बर्थ मेरी जो भी है 13/10/90, जो भी आपकी वॉट एवर, हियर बाई डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents and when required the signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. आप बैंक को डिक्लेयर करके दे रहे हो कि जो भी सब कुछ है वो मेरा है और बैंक को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबका प्रूफ मैं देने वाला हूँ। ऐसा आपको लिख के क्या करना है, अपलोड करना है। गाइडलाइंस पेज नंबर 10 के ऊपर दी है। डन। और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड आपका थंब नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, अपना राइट थंब भी यूज कर सकता है अप्लाई करने के लिए, ध्यान रखना। चलो इतना सबको समझ में आया, बराबर। तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ये सब रेडी होगा ना, उसी के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरने की शुरुआत करनी है, बराबर। और दूसरी 2 पॉइंट और मैं बता दूं, इधर देखना। कैंडिडेट क्या करेगा, तो ही और सी कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन अ वन स्टेट और यूटी ओनली। आपको कोई भी एक ही सर्कल से फॉर्म भरना है। अगर आप गुजरात के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गुजरात का सर्कल है अहमदाबाद, अहमदाबाद सर्कल से ही फॉर्म भरोगे, 2-3 अलग अलग स्टेट से फॉर्म नहीं भरोगे, ध्यान रखना, यू विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, बराबर। दूसरी चीज़, फॉर्म भरते वक्त जब फाइनल सबमिशन होगा तब खास ध्यान रखना, अपनी सारी डिटेल को मेक श्योर करना, 2-2 बार चेक कर लेना, क्योंकि वंस यू सबमिटेड फाइनली, उसके बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। और ध्यान रखना, बहुत बार बच्चा क्या गलती करता है, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जहाँ अपलोड करना है वहाँ सिग्नेचर हो जाती है, जहाँ सिग्नेचर करना है वहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ना। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जहाँ पर जो चीज़ को अपलोड करना है वही इमेज अपलोड होए, उसका ध्यान रखना। उसके लिए लास्ट में जब सबमिट करो तो एप्लीकेशन को 2 बार प्रीव्यू में जाके देख लेना, उसी के बाद आप सबमिट करना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया उसके बाद आप एप्लीकेशन को दोबारा कभी एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस, क्योंकि पूरे देखो बहुत बार अच्छे अच्छे बच्चों का पूरा करियर इसमें चला जाता है। इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद अगर आप ढंग से फॉर्म ही नहीं भरोगे तो क्या होगा, है ना, आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। तो बहुत ध्यान रखोगे। और दूसरा चीज़ है क्या, देयर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ऑब्लिक इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट्स। जो सर्कल के लिए फॉर्म भरा है, जो स्टेट से आप अप्लाई करोगे वो फुल एंड फाइनल होगा। एक बार पोस्टिंग आ गया उसके बाद लाइफ में कभी भी वो आपका सर्कल चेंज नहीं होगा, वो स्टेट आपका लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू प्रमोटेड। अगर आपका प्रमोशन होता है क्लर्क से, मान लो पीओ बनते हो, उसके बाद हो सकता है। बाकी एज अ जूनियर एसोसिएट एक बार आपको जो सर्कल मिल गया, जो आपको स्टेट मिल गया, वो कभी भी इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा, सुन लेना। तो अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे गुजरात के बाहर नहीं जाना है, तो मेक श्योर कर ले वो फॉर्म भरते वक्त गुजरात स्टेट से ही फॉर्म भरेगा। अदरवाइज़ अगर महाराष्ट्र से भरेगा, न्यू दिल्ली से भरेगा, तो दिल्ली सर्कल आएगा तो आजीवन आपको न्यू दिल्ली ही रहना पड़ेगा, खास ध्यान रखना, है ना। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगा, सर्कल या तो स्टेट कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, अनटिल जब तक, हाँ कल हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप क्लर्क में से पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाओ, तो बात बराबर है। जूनियर एसोसिएट के लिए ये प्रोविजंस नहीं है, खास ध्यान रखना। ओके, चलो अब मैं आपको ये समझाने की ट्राई करता हूँ, इधर देखते जाना, समझना। अब हम आपको कहाँ ले चलेंगे, थोड़ा सा फटाफट मैं नोटिफिकेशन पे बात कर लूँ और लास्ट में 2-5 मिनट में मेरे बारे में बात कर लेता हूँ और उसके बाद हम सीधे चलेंगे कहाँ, सेशन को ख़त्म करेंगे ना, और कुछ नहीं है। चलो अब देखो, जैसे मान लो ये आपके पास पूरा मैंने PDF डाउनलोड किया है, आप गूगल पे जाके सर्च लगाना, आपको मिल जाएगा SBI जूनियर एसोसिएट 2023 नोटिफिकेशन PDF, ऐसा लिखोगे तो PDF आपको मिलेगा। ये पूरा लगभग देखो 12 पेज का ये नोटिफिकेशन है। उसमें से जो चीज़ें मैंने बताई है ना, तो मैं बस उसी में से ले लेके आया हूँ, देखते जाना, बराबर।
तो अगर मैं ये अगर पूरी पीडीएफ को देखूंगा तो इन्होंने देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया है, तो ये पूरा आप देखोगे ना तो सर्कल यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो अगर मान लो आपको क्या करना है, गुजरात स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हो, आपका पोस्टिंग गुजरात में ही चाहिए आपको, तो आप अहमदाबाद सर्कल से फॉर्म भरोगे। जब फॉर्म भरोगे ना उस वक्त पहले ही आएगा अप्लाई, कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अहमदाबाद सर्कल यूज़ करना है, ध्यान रखना। अगर मान लो आप कर्नाटक के अंदर पोस्टिंग चाहते हो तो आपका सर्कल होगा वो बेंगलुरु होगा, बराबर। लेकिन आप देखोगे ना तो बहुत सारे स्टेट के लिए देखो कभी कोई सर्कल कॉमन दिया है। जैसे मान लो हरियाणा के लिए देखो 2 सर्कल है, एक चंडीगढ़ भी है, एक न्यू दिल्ली भी है। तो वो बच्चा क्या करेगा, खास समझ लेना। तो उन बच्चे को क्या करना पड़ेगा पता है, तो वो क्या करेगा, एसबीआई का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएगा और उसके अंदर देखो इन्होंने क्लियर कट लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर, देखना यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द स्टेट्स। जैसे मानो कोई महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहे तो महाराष्ट्र के लिए इन्होंने 2 सर्कल दिए, एक मुंबई मेट्रो भी है और एक महाराष्ट्र सर्कल भी है। तो सर मैं कौन सा सर्कल यूज़ करूँगा, तो उसके लिए उनको क्या करना है, तो ये एसबीआई की जो वैकेंसी दे के रखी है इन लोगों ने, बराबर ध्यान रखना। तो ये वेबसाइट इन्होंने दे के रखी है, तो उस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे ना तो राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांच लोकेटर का। तो उसके अंदर आप जाके पर्टिकुलर सर्कल को सिलेक्ट करना और उसके बाद आप चेक कर लेना कि उस सर्कल के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है। तो उस ब्रांच के अकॉर्डिंगली आप सर्कल को सिलेक्ट करना। हो सकता है कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो हो सकता है, जैसे मान लो महाराष्ट्र के अंदर 2 सर्कल है, एक महाराष्ट्र सर्कल है, एक मुंबई मेट्रो सर्कल है। अब आप जो जो ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, अब मान लो कि आपकी वो इंटरेस्टेड ब्रांच कहाँ आ रही है, मुंबई मेट्रो सर्कल में आ रही है, तो आप मुंबई मेट्रो सर्कल से ही फॉर्म भरोगे। डन। और आपको जो ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे ये इतनी 50 ब्रांच के अंदर ही मेरा कहीं ना कहीं पोस्टिंग होना चाहिए, अब उसमें से आप देखोगे तो ज़्यादातर ब्रांचें कहाँ आ रही है, महाराष्ट्र सर्कल में आ रही है, तो आप महाराष्ट्र सर्कल से फॉर्म भरोगे। डन। चलो इतना सबको समझ में आया। दूसरी चीज़ें देखो, लोकल लैंग्वेज, जो भी स्टेट से जो भी सर्कल से फॉर्म भरोगे लैंग्वेज दे के रखा, ये लैंग्वेज आपको आना कंपलसरी है। गुजरात के लिए गुजराती, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु या तो उर्दू, कर्नाटक के लिए कन्नड़, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी। तो ये आप पूरा नोटिफिकेशन चेक करोगे पता चल जाएगा, बराबर। दूसरी चीज़ें देखना, काफ़ी सारी वैकेंसी से गुजरात की बात करें तो आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड हो सकता है, 850 जितनी वैकेंसी, ध्यान रखना गुजरात के अंदर 820। वैसे तो लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा 1000 जितनी वैकेंसी थी, बराबर। उसके बाद आप देखोगे ना तो देखो राजस्थान के अंदर भी 940, करीबन 1000 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर चेक करें तो यूपी लगभग 1800 जितनी वैकेंसी। तो मेरे हिसाब से वैकेंसी बिल्कुल भी कम नहीं है, हर एक स्टेट में बम्पर वैकेंसी है मेरे हिसाब से। जो ज़रूरत है वो आपके एक अच्छे लेवल की तैयारी की है ना। चलो तो ये आपका पूरा देखना नोटिफिकेशन है, आप चेक करोगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा, बराबर। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। दूसरी चीज़ें, ये जो भी आप एप्लीकेशन करोगे ना तो उसके लिए देखो इन्होंने पूरा फीस दिया है। तो आपका फ़ीस कितना है पता है, तो ये एप्लीकेशन करने का जो फीस है वो लगभग 750 रुपया है। कितना है, 750 रुपया है, ध्यान रखना, बराबर। दूसरी चीज़ें आप देखोगे तो ये भी मैं बता दूं, मैंने एक चीज़ आपको मेंशन की थी। क्या मेंशन की थी कि आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि भाई कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो कोई बच्चा गुजरात स्टेट से फॉर्म भरे तो उसके पास 3 चॉइस है, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, ध्यान रखना। और मैंने बोला है तो इंग्लिश तो आप देखोगे तो हर एक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आने ही वाली है, बराबर है। तो खास ध्यान रखना, इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। और उसके बाद आपको दूसरी जो लैंग्वेज चाहिए वो आप क्या करोगे, फॉर्म भरते वक्त आपको सिलेक्ट कर लेना है ना। आप देख लो, और मैं देख रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट लगभग सब में है। तो आई थिंक आपको तीसरी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो गुजरात वाले बच्चे गुजराती पसंद कर सकते हैं, हरियाणा वाले बच्चे चाहते हैं कि मेरा पूरा पेपर पंजाबी लैंग्वेज में आए तो पंजाबी में आएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश। ध्यान रखना, इंग्लिश का मीडियम होगा वो इंग्लिश ही रहेगा, है ना। चलो तो ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक बार फटाफट हमने चेक कर लिया। डन। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, बस ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई।
पेमेंट वगैरह देखो, पे स्केल वगैरह मैंने बता दिया। करीबन करीबन ये तो बेसिक पे है, लेकिन मैंने आपको बताया अराउंड कितना 35,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आप पकड़ के चलोगे। एप्लीकेशन का फीस देखो दिया है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 750 रुपया है, और जो बच्चा एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी या तो ये कैटेगरी से है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ध्यान रखना, फीस है वो नील है। ये फीस किसका है? आप जो अप्लाई करते हो ना उसके लिए, क्योंकि खर्चा लगता है ना भाई। आप लोग ये पूरा प्रोसेस बैंक आपसे करेगी, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, रिजल्ट चेक करना, ये करना, वो सब, तो पूरी प्रोसेस में काफ़ी बैंक को खर्चा भी बेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके बाद आपको बैंक को कोई 1 रुपीस नहीं देना है। बराबर है? चलो वेरी गुड। तो ये आपको कहाँ से अप्लाई करना है? तो आप देखो ये 2 लिंक है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दी है, तो वहाँ से आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ है, देखो मैंने आपको 4 चीज़ बोला था कि जब भी आप फॉर्म भरना चालू करोगे तो उस 4 चीज़ों पे बराबर फोकस करना। तो उसके लिए देखो पेज नंबर 10 पे जाओगे आप। किसके ऊपर? पेज नंबर 10 के ऊपर जाओगे। देखो ये रहा, ये पेज नंबर 10 के ऊपर ये जो 4 चीज़ अपनी बात हुई थी, एक तो फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, एक लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो इसके कुछ रूल्स है, ये गाइडलाइंस को फॉलो करोगे आप। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लूँ कि भाई आप जब फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो फोटोग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज़ इतना होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ दोनों दिया है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पिक्चर है वो कलर होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका जो फेस है वो एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी, है ना, ऐसा सब लिखा है। डन। उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ ऐसा भी बोला है कि जो आप लोग उसकी कॉपी को स्कैन करोगे ना तो उसकी जो साइज़ होगी वो इतने के बीच में होनी चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में इतने पिक्सल्स होंगे वो उसमें प्रिफरेबल है। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जैसे आप एक बार फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे ना सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये साइज़ आप लोग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बराबर। और दूसरी चीज़ इन्होंने देखो ऐसा भी बोल दिया है कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट रिटेन्स अबाउट 8 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ विच इज़ अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त आप जो भी फ़ोटो अपलोड करोगे उसकी कम से कम 8 कॉपी अपने पास रखना। कल उठ के मान लो बैंक में आपका सिलेक्शन हो गया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा जहाँ भी आपके फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 8 फोटोग्राफ्स ही काम लगेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान रखना है। तो मैं तो बोलता हूँ हो सके तो एक अच्छा सा डिसेंट फोटोग्राफ पढ़वा देना, पुराना है मत लेना। 5-50 रुपये के अंदर मार्केट में आप जाओगे 8, 10, 12, 15 फ़ोटो मिलते हैं, अच्छी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, एकदम डिसेंट। हो सके तो ब्लेज़र वगैरह पहन के एक लगना चाहिए बैंक ऑफिसर एग्ज़ाम देने आया है ना। तो ऐसा फ़ोटोग्राफ बना के लेना, क्योंकि आगे जाके 2024 में बहुत सारी एग्ज़ाम्स आएगी, कहीं ना कहीं वो काम लगेगा। बराबर। तो ये चीज़ें देख लेना, हर एक के ये छोटी मोटी गाइडलाइंस है, वो आप एक बार इसमें पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बराबर। डन। चलो, तो ये मेरी ओर से मैंने बेस्ट लेवल पे ट्राई किया है, मिनिमम समय में सीधा टू द पॉइंट बातें करके आपको बता दूं। चलो अब 2 मिनट मेरे बारे में थोड़ा सा फटाफट में डिस्कशन कर लूं। सर आप कौन हो? हमने तो आज दिन तक आपको देखा नहीं है, पहली बार यहाँ दिखे हो, देख लेना। तो कोई बात नहीं, मैं मेरे बारे में खाली इंट्रोडक्शन दे दूं। तो नाम है मेरा हेमंत शाह। लगभग 2013 से लेके 2023 लास्ट 10 से 11 साल से मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड के अंदर एज अ मैथ्स एजुकेटर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस आपको लगभग नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाया है, एक ही बार पढ़ाया था, वो भी अनअकैडमी के ऊपर। सीधा बोल रहा हूँ, जो है वो एकदम क्लियर है। बराबर। लगभग ज़्यादा नहीं, मैं 6-7 महीने वहाँ पढ़ाया था, क्योंकि पर कुछ रीजंस की वजह से, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से फिर मैं आगे कैरी ऑन नहीं कर पाया। लेकिन मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, चाहोगे तो आप वहाँ पर जाके मेरी प्रोफाइल को सर्च करना। 6 महीनों के अंदर बच्चों का इतना प्यार मिला, बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने के अंदर बच्चों ने मेरे सेशंस के लगभग 2 मिलियन मिनट्स यानी कि 20 लाख मिनट
बच्चों ने मेरे सेशन को वॉच किया था। तो ये मेरे अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट भी थी, बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिर मैं आगे उस कंपनी को नहीं कर पाया, दोबारा बैक टू ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था। लेकिन अब इस बार मैंने ठान लिया है, मान लिया है, कुछ भी हो जाए उस हर बच्चे तक पहुंचना है जिनको हमारी ज़रूरत है। तो इसके लिए अब से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी ऑफलाइन क्लासेस से सब लगभग बंद है, बंद कर रहा हूँ सडनली सब कुछ बंद। अब यहाँ से एक ही मोटिव है, बच्चे को बेस्ट में बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन देना है, बराबर। तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए रखा है। आने वाले 2 से 3 दिन में ये सरप्राइज़ भी आपको मैं सामने ला के रख दूंगा कि फाइनली मैं क्या करने जा रहा हूँ आप सारे बच्चों के लिए, बराबर। तो नाम तो आई थिंक मैं आपको बता ही देता हूँ। ये एक मेरे करियर का बहुत बड़ा ड्रीम रहा है कि कुछ करना है बच्चों के लिए। तो फाइनली एक बहुत अच्छा नाम के साथ मैं एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा। एप्लीकेशन का नाम है दैट इज़ लर्निंग पॉकेट। नाम भी बहुत रिलीवेंट रखा है और आप देखोगे तो टैगलाइन है अपना करियर अपने ही पॉकेट में। अब आपका पॉकेट में जो मोबाइल होगा ना वही आपका करियर बनाएगा। तो इस एप्लीकेशंस पे अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया नहीं है, कहीं ढूंढना मत, मिलेगा नहीं। आने वाले 2-5 दिन में जैसे एप्लीकेशन लाइव होगी मैं ज़रूर आपको इंटीमेट करूँगा। आना, वहाँ पर पूरी मेरी जिम्मेदारी होगी। एक बार आप खाली आके देखना, बराबर 2-5 सेशन को देखना, फिर आप मुझे जज करना, मेरे नॉलेज को जज करना। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतने 10 सालों में क्या किया है। हो सकता है ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं हो, बट अब कुछ चाहता हूँ कि कुछ किया जाए आप लोगों के लिए, बराबर। तो बहुत एफोर्डेबल प्राइस के अंदर, प्राइस भी बहुत कम रखना है ताकि हर बच्चा उस एजुकेशन तक पहुंच पाए जहां उसको जाना है। और आज आप देखोगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ी दिक्कत का, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, पहले किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, ये सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन हम लॉन्च करेंगे, पढ़ाने का तरीका भी उतना सिस्टमेटिक होगा, वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, बराबर। तो ये फाइनली मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि आप लोगों के लिए करना है। उस पर मैंने काफ़ी मेहनत किया है लास्ट 2-4 महीनों से। फाइनली आने वाले 2-5 दिन में इसको हम लॉन्च कर लेंगे, बराबर। दूसरी चीज़ देखना, एक बड़ी दिक्कत मेरे लिए ये भी है, मेरा खुद का ऑनलाइन चैनल है, बराबर। नाम रखा है लर्निंग पॉकेट है। तो एक काम करना, देखो ये मोमेंट पे आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बराबर। नो डाउट इसके अंदर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये जो भी 575 है वो आने वाले 5-15 दिन के अंदर 5000 भी हो जाएगा और 50,000 भी हो जाएगा, मुझे इतना पूरा भरोसा है। तो ये काम आप ही बच्चे हो जो कर सकते हो। तो पहला काम आप मेरे लिए इतना करना, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो चैनल को, जो भी बच्चा एक अच्छी तैयारी कर रहा है उन बच्चे तक ये चैनल को पहुंचाना, ताकि मैं उन हर बच्चों के तक पहुंच पाऊं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिसके पास बहुत पैसे नहीं भी है और फिर भी मान लो वो तैयारी करना चाहता है, तो हम वहां तक भी ज़रूर पहुंचेंगे, बराबर। तो उस लेवल पे मैंने सोचा है, क्या प्लान है, सब कुछ मैं आपके सामने ला के रखूँगा। लेकिन एक बार आपका ये सपोर्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बराबर। तो ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे, बराबर। और आप लोगों का देखो प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले बहुत शॉर्ट समय के अंदर मैं भी आप लोगों के लिए हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, ताकि एक आपका एक बहुत अच्छा करियर बने। ओके, चलो तो क्या करें, सेशन को मैं यहीं पर छोड़ूंगा, सीधा टू द पॉइंट बात कर लिया। कोई मार्केटिंग मुझे आता नहीं है और मैंने आज दिन तक किया नहीं है, बट ठीक है, आपके बहुत सपोर्ट की यहाँ ज़रूरत है मुझे, बराबर। और जितना अच्छा सपोर्ट आपका रहेगा उतना ही मैं मेरे लिए तो करूँगा, लेकिन सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है आप, तो आपके लिए भी मैं उतना ही कर पाऊँगा, बराबर। तो इसको जल्दी आप लोग एक बार लोगों तक पहुँचाइएगा, सेशन को पहुँचाना है और आपकी जिम्मेदारी है। आने वाले 5-7 दिनों के अंदर हम एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च करेंगे, वहाँ मैं आपको और चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, ये एप्लीकेशन से कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी प्रोसेस हम बता देंगे। ओके, चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।